अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशर है और मैं यहाँ FC कॉलेज सेक्शन कैंपस में अकाउंटिंग का टीचर हूँ। अभी जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरा बीकॉम पार्ट 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है। बट बिफोर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है। कोई भी ये सब्जेक्ट पढ़ के पीछे आया नहीं होगा, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, या कोई मेडिकल या साइंस का बैकग्राउंड हो, या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, कोई भी इस सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं आया होगा। अब अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो याद रखिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग किन किन कंपनीज़ के अंदर फॉलो की जाती है वो बता दूँ। 3 तरह के बिज़नेस होते हैं, ये उससे पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 3 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और थर्ड वन इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ बिज़नेस होते हैं जिसको नेचर कहते हैं, वो नेचर ऑफ बिज़नेस कैसे होते हैं, उनमें 3 तरह के नेचर और होते हैं। एक होता है सर्विस बिज़नेस, एक होता है ट्रेडिंग बिज़नेस जिसको हम मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस भी कहते हैं, और एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। अच्छा, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही होती है, मैन्युफैक्चर की जा रही होती है, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो की जाती है। इट मीन्स कि जहाँ पर ऐसा कारोबार है जहाँ पे कोई चीज़ रेडीमेड कंडीशन में परचेज़ की जाए और आगे जाके सेल कर दी जाए, वहाँ पर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सर्विस बिज़नेस की, तो सर्विस बिज़नेस में क्या होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है, वो आपसे फ़ीस लेता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक एजुकेशन सेक्टर्स, लाइक हॉस्पिटल्स। यहाँ पर क्या होता है, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपसे उसकी सेल फीस चार्ज करते हैं। तो वहाँ पर भी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो नहीं हो सकती। अच्छा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ फॉलो होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग उन जगहों पर फॉलो की जाती है जहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो, जहाँ पर एक मटेरियल हमें अवेलेबल हो, हमें मिलता हो, उसके ऊपर लेबर अप्लाई करने के बाद उसकी शक्ल थोड़ी चेंज करने के बाद वो चीज़ रेडी फॉर सेल कंडीशन में लाई जा रही हो, या रेडी फॉर यूजेबल कंडीशन में ला रही हो, लेके आई जा रही हो, तो उसको कहते हैं हम कौन सा, वहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, अब अगर मैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं, इसमें याद रखिएगा कोई भी जब एक प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसके अंदर जब तक 3 चीज़ें शामिल नहीं होती तब तक के कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अच्छा, अब वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? वो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहला है मटेरियल, नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट लेबर, एंड थर्ड वन इज़ FOH जिसकी फुल फॉर्म होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मटेरियल होता क्या है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, एक बात और बताऊँ, मटेरियल भी 2 तरह के होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं आपसे, डायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, मैं एग्जांपल लूँगा। जैसे बिलफर्ज मेरी कोई बुटीक है, अच्छा, वहाँ पर मैं टेलर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे बैठता हूँ ऑफिस के अंदर, ऑर्डर लेता हूँ, स्टिचिंग का साइज़ ले लिया, लेकिन स्टिचिंग मेरा काम नहीं है। स्टिचिंग के लिए पीछे कारखाने में, मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पर टेलर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैंने जो है वो एक अपना किसी बंदे के साइज़ वाइज लिया, जो भी उसका अवेलेबल साइज़ था लिया, और फिर उससे कपड़ा मैंने खुद प्रोवाइड किया। अच्छा, कुछ अगर आपने कहीं अच्छी मार्केट से आपको जाना हुआ हो तो वहाँ पे होता ये है, वो लोग ये कहते हैं, वो आपको एक बुकलेट दिखाते हैं, मतलब ब्रोशर टाइप का, और फिर वो आपको बोलते हैं मैम इससे आप सेलेक्ट कर लें आपको कौन सा डिज़ाइन, या सर आप इससे सेलेक्ट कर लें कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आता है। वो डिज़ाइन पसंद कर लिया आपने, भाई मुझे ये डिज़ाइन का सूट सिलवाना है। अब वो आपको बोलेगा फैब्रिक बताएं, किस कलर का और किस फैब्रिक का कपड़ा, आई मीन। अब आप कपड़ा सेलेक्ट करो। अच्छा, कपड़ा भी वही प्रोवाइड करेगा, आप उसको ख़रीद के नहीं दोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कपड़ा आप पसंद करोगे वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके कपड़े के पैसे भी वो लेगा, वो चार्ज करेगा कपड़े के पैसे। तो जो कपड़ा आप पसंद करोगे वो उस पर स्टिचिंग करवाएगा आपका साइज़ लेने के बाद। तो जो कपड़ा आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। तो इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है तैयार जो हो रहा है उस पर सबसे ज़्यादा विजिबल आइटम है। जैसे अगर मैं कपड़े की एग्जांपल लूँ, सूट तैयार हुआ तो उसमें जो कपड़ा होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों मटेरियल डायरेक्ट है? वो क्योंकि उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, वो महंगा होता है और वो ज़्यादा विजिबल होता है। इट मीन्स अगर आप कहीं मार्केट में जाएंगे या कहीं आप अच्छी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ कपड़े की बात हो रही है, तो अगर आपकी शर्ट को कोई पसंद करेगा तो आपका कपड़े का फैब्रिक और उसका कलर देख के पसंद करेगा। सही है। अच्छा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट मटेरियल, तो वो कौन सा मटेरियल है? जैसे आपने कपड़ा सेलेक्ट कर लिया, अब आपने बता दिया भाई मुझे बता दिया भाई मुझे इस कपड़े का सूट सिलवाना है। अब उसके मैचिंग का धागा, उसके बटन्स, बुकरम वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, अदर उसके जो आइटम्स होते हैं जो कि एक सूट तैयार करने में
हेल्पफुल होते हैं, तो वो भी मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, मतलब वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो देखें, लेकिन बटन हो गया, धागा हो गया, बुकरम वगैरह, ये सब की वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, सस्ता आइटम होता है, सही है। तो ऐसा आइटम जो कि कपड़ा आप सिलने में, सूट सिलने में अहमियत तो रखता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी कपड़े की है। मतलब अगर आप कहीं पार्टी में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लोग आपका धागा देना शुरू कर देंगे, धागा दिखाओ तो किस धागे से सिला है, ऐसा नहीं होगा। कपड़ा देखा जाता है, धागा नहीं देखा जाता। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा विजिबल नहीं है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको कहते हैं हम कौन सा मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब अगर मैं बात करूँ लेबर की, तो लेबर क्या है? अच्छा, लेबर भी दो तरह के हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। अब अगर प्रिफर्स मैं अपनी मिसाल दूँ, मैंने बुटीक खोली हुई थी थोड़े पहले एग्जाम्पल में, बुटीक में एग्जाम्पल लिया मैंने अपनी। अब मैं वहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा काम स्टिचिंग का नहीं है भाई। अच्छा, पीछे कारखाना है, वहाँ पे लेबर बैठा हुआ है, मतलब टेलर वगैरह बैठे हुए हैं। अब अगर टेलर, मैं मिसाल दे रहा हूँ डायरेक्ट लेबर की इस वक्त, टेलर अगर प्रिफर्स टेलर एक दिन छुट्टी कर ले तो क्या मेरी फैक्ट्री में स्टिचिंग का जो प्रोसेस है वो होगा? वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा लेबर ही एब्सेंट है। इसका मतलब वो लेबर जिसके होने या जिसके ना होने से मेरी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आए, वो मेरा डायरेक्ट लेबर है। इसका मतलब अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगी? हाँ, बिल्कुल रुक जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट लेबर की, इसकी, तो ये कौन से लेबर होते हैं भाई? मिसाल के तौर पे उसी फैक्ट्री के अंदर मैंने कुछ स्वीपर हायर किया हुआ है, उसका या प्यून हायर किया हुआ है, वो प्यून है, उसका काम क्या, सुबह आके शॉप वगैरह सब खोल देता है, लाइट वगैरह ऑन कर देता है, झाड़ू लगा देता है, साफ़ सफाई ख्याल रखता है, चाय वाय ला देता है, इस टाइप का काम करता है वो। अगर किसी दिन वो एब्सेंट हो गया, नहीं आया भाई बिलफर्स, तो क्या मेरी स्टिचिंग पर्पज़ पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा भाई, मेरी स्टिचिंग हो जाएगी। टेलर स्टिचिंग करता है, वो थोड़ी करता है। अगर बिलफर्स टेलर छुट्टी करेगा तो इफ़ेक्ट आएगा। तो जिस लेबर के होने या ना होने से इफ़ेक्ट आए उसको कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं आता उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। फिर मेरे पास आता है FOH, थर्ड एलिमेंट, जो कि ज़रूरी है एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? और फैक्ट्री में होने वाले तमाम अखराजात FOH में आता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बिलफर्स मेरा कारखाना, मैंने बुटीक खोला हुआ है, तो देखिए मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ नाप ले लेता हूँ, कपड़ा डिसाइड करवा देता हूँ, ऑर्डर ले लेता हूँ, मतलब इस टाइप की चीज़ करता हूँ। स्टिचिंग मैं नहीं करता, पीछे कारखाना है, वो लोग स्टिचिंग करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अगर ऑफिस में बैठा हूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं होगा, ऑफिस का कोई खर्चा नहीं होगा। भाई मैं भी सैलरी लेता हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करता हूँ, ऑफिस में बैठ के AC चल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अखराजात और खर्चे होते हैं ऑफिस के अलग। इसी तरह फैक्ट्री के खर्चे अलग होंगे, मतलब फैक्ट्री के जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की बिल्डिंग उसका रेंट, फैक्ट्री की बिल्डिंग मेरी अपनी है उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में यूज़ होने वाली फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज़ काम करूँगी सैलरी। तो मतलब फैक्ट्री के जितना भी खर्चा आ रहा है सिर्फ फैक्ट्री का, ऑफिस का नहीं। मैं ऑफिस में बैठा हूँ इसका नहीं बात कर रहा, मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पीछे फैक्ट्री खुली हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टेलर बैठ के सिलाई कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है। वहाँ पर जितना भी खर्चा आ रहा है फैक्ट्री का उसको कहते हैं FOH, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें क्या क्या आ सकता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें लेबर की सैलरी, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूँ, तो डायरेक्ट लेबर इसमें आ सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी इसमें आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जब क्लास होंगे तो उसमें मैं डायरेक्ट लेबर फिर समझाऊंगा। डायरेक्ट लेबर स्टेटमेंट में ज़रा अलग स्टाइल से ट्रीट किया जाता है, होता वो भी प्लस ही है, होता है इनडायरेक्ट लेबर भी प्लस ही है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है, वो जब इंशाल्लाह आगे क्लास होगी मैं समझा दूँगा। अच्छा, अब मैं FOH की दोबारा बात करूँगा, तो FOH में क्या क्या आ सकता है? सारे लेबर्स की सैलरी जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री का जो रेंट है वो उसमें आएगा, फैक्ट्री का अगर फैक्ट्री में मशीन जो यूज़ हो रही है उसका डेप्रिसिएशन इसके अंदर आएगा। इसी तरह फैक्ट्री का अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ मैंने, मशीन का इंश्योरेंस करवाया मैंने, उसका पैसा उसका इंश्योरेंस में आएगा। अच्छा, कुछ फैक्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि हीट यूज़ करती हैं, हीट मतलब जैसे आग वगैरह जो कि कोल से, मतलब कोयले से पैदा होती है, कहीं कहीं लाइट से पैदा करते हैं वो लाइट अपना जो है वो आग हीट मतलब, तो मतलब इसका खर्चा भी इसके अंदर आता है, इसको कहते हैं हीट लाइट पावर। अच्छा, ये तो बात कर ली मैंने FOH की। अच्छा, अब एक बात और मैं और बताऊंगा, आपने BCom पार्ट 1 तक BCom पार्ट 1 तक अब तक जो इन्वेंट्रीज पढ़ते हुए आए हैं उसमें आपने सिर्फ यही पढ़ा है, एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। मतलब आपने आज तक सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नाम सुना है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर याद रखिएगा आपको जो नज़र आएंगी वो 3 तरह की इन्वेंट्री नज़र आएगी। एक आएगा मटेरियल,
खुद एक इन्वेंट्री है। फिर WIP जिसको हम लोग, इसकी फुल फॉर्म वर्क इन प्रोसेस है। इसका दूसरा नाम और होता है, जो लोग कुछ लोग वही भी बोलते हैं उसको, वो कहते हैं GIP, मतलब गुड्स इन प्रोसेस। और इसका तीसरा जो हमारी इन्वेंट्री टाइप होती है वो होती है फिनिश गुड्स। अच्छा, मटेरियल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। कपड़ा, अगर फर्स्ट मेरी बुटीक है उसमें मैं ही कपड़ा प्रोवाइड करता हूँ कस्टमर को, तो कपड़ा डेफिनेट बात है मेरे पास रखा हुआ होगा, वो मैंने परचेज़ किया होगा। अब अगर मैंने कपड़ा कुछ परचेज़ किया 1 महीना पहले, महीने का एंड हुआ, अब महीने के एंड में मुझे देखना पड़ेगा वो जो मेरे कपड़े के बाद जो रखा हुआ था, जो भी जितना भी थान के पीस रखे हुए थे उसमें कितने बचे हुए, कितने मैंने परचेज़ किए थे, ठीक है। तो पता चल जाएगा कितना उसमें यूज़ हो गया। तो जो यूज़ हो गया उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जो शुरू में रखा था वो और जो आखिर में बचा वो, उसको कहते हैं मटेरियल की एंडिंग और ओपनिंग मटेरियल। अच्छा, इसी तरह WIP की भी एंडिंग, WIP की भी ओपनिंग होगा। अच्छा, मैं WIP को तो समझाने की कोशिश करता हूँ ये वर्किंग प्रोसेस होता क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल दूँ, टेलर की शॉप है। अच्छा, मेरी फैक्ट्री का रूल है कि रात के 9 बजे हम लोग फैक्ट्री बंद कर देंगे। मिसाल दे रहा हूँ एग्जांपल, सुबह 9 बजे खुलेगी, रात के 9 बजे बंद हो जाएगी। अब बिलफर्ज एक टेलर ने सुबह से सिलाई शुरू की 9 बजे से, रात के 8 बजे तक सिलाई करता रहा। मिसाल 10 सूट से रेडी कर लिए तैयार 100%। अब 1 घंटा बचा है अभी फैक्ट्री बंद होने में। उसने बोला मैं फ़ारिग क्यों बैठूँ, भाई टेलर है फ़ारिग क्यों बैठेगा। उसने बोला एक कपड़ा दे दो, मैं उसकी कटिंग करके स्टिचिंग शुरू करता हूँ दोबारा। अच्छा, उसने कटिंग करी, स्टिचिंग शुरू कर दी। अब जब वो स्टिचिंग करना शुरू हुआ तो मिसाल के तौर पे कुछ हिस्सा तैयार हुआ, कुछ हिस्सा तैयार होते होते 9 बज गए। अब अगर 9 बज गए तो भाई फैक्ट्री का रूल है 9 बजे बंद होना है, तो 9 बजे तो बंद हो गई फैक्ट्री। अब शर्ट का कुछ हिस्सा तैयार है, अभी कुछ हिस्सा तैयार नहीं है। तो जो हिस्सा तैयार अभी हो चुका है वो हमारी WIP एंडिंग है, जो तैयार है, रेडी हो चुका है जितना परसेंट। भाई 100% का एक सूट जब सिलता है उसमें 100% काम होता है, फिर सिलता है वो। अब अगर बिलफर्ज 30% काम हो गया, इसका मतलब 70% अभी नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और, अगर आज रात में 9 बजे फैक्ट्री बंद हो गई, 30% शर्ट पे काम हो गया, बाकी 70% अभी नहीं हुआ, तो जब अगले दिन शॉप खुलेगी, फैक्ट्री खुलती है, तो उस पर जो शर्ट इनकम्प्लीट रखी है, इस पर 30% काम होता रात में पिछले रोज़, मतलब आज की रात, तो कल जब मैं शॉप दोबारा करूँगा तो मैं जो मज़ीद बाकी रिमेनिंग 70% है पहले वो कंप्लीट करूँगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं ये बोलूँ कि नहीं यार मुझे नया कपड़ा निकाल के दो, मैं उस पर स्टिचिंग करूँगा, ये कपड़ा बाद में करूँगा। ऐसा नहीं होता। जो पहले इनकम्प्लीट काम पड़ा होता है उसको कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद दोबारा न्यू मटेरियल लेके उस पर काम शुरू किया जाता है, ऐसा होता है। तो आज रात की जो WIP एंडिंग होगी, मतलब 30% जो आज रात इनकम्प्लीट सामान पड़ा, मतलब इनकम्प्लीट गुड तैयार हुआ है, इनकम्प्लीट है वो क्योंकि अभी तैयार पूरा नहीं हुआ। तो आज रात का जो एंडिंग है वो कल सुबह का ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगा WIP की। एग्री? अच्छा, फिर आता है मेरा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या होता है? मेरा वो सामान, वो सूट्स या वो यूनिट्स या वो प्रोडक्ट जो मेरे पास 100% तैयार कर ली, जिस पे लेबर ने 100% काम कर लिया है, मतलब उस पर अब 1% भी काम नहीं होगा, बस उसको आगे सेल करना है। बस कस्टमर आएगा, सेल से मुराद ऑर्डर जो भी है उसको आगे डिलीवर करना है, बस मतलब उस पर मज़ीद कोई काम नहीं हुआ। पैकिंग हो चुकी है, स्टिचिंग चेक कर ली है, सारी क्रॉपिंग कर ली, सब कर चुके हैं भाई, सब एज इट इज़ सब तैयार है, बस उसको जाके आगे ऑर्डर डिलीवर करना है। उसको कहते हैं हम कौन सा? फिनिश गुड्स का एंडिंग, फिनिश गुड्स की ओपनिंग। अब मिसाल के तौर पे आज रात के एंड पे आज पूरे दिन में मिसाल के तौर पे 10 सूट बने, रात हुई 8 सूट बच गए। अच्छा, अब जो 8 सूट बच गए ये फिनिश गुड्स की एंडिंग है, जो अभी नहीं सेल हो पाए, मतलब डिलीवर नहीं कर पाए, 2 साइड डिलीवर हो गए क्योंकि 10 बने थे। अब अगले दिन मतलब कल जब सुबह आएंगे हम लोग तो वो जो फिनिश गुड्स के 8 सूट आज रात में बचे तो कल की ओपनिंग बन जाएंगे। इस तरह से चलता है ये प्रोसेस का। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा लाइट सा। इंशाल्लाह जब इसी प्लेटफॉर्म से हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन क्लास अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से, तो उसमें मैं इसका पूरा स्टेटमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर दूंगा, उस पर शेयर करूंगा अपने साथ, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कैसे स्टेटमेंट को फॉलो किया जाता है। और इसी तरह जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में आपको मज़ीद एलेबोरेट करते चले जाएंगे। ठीक है, आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने एक बार में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।